स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। मतलब कि जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, मैग्नेट्स दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हर एक बॉडी जिसके पास कुछ मास है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल अगर कहीं पर भी आता है मतलब ये लॉ हर कहीं पर एप्लीकेबल है। पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract the other object with the force which is proportional to the product of their masses। यानी कि कितने फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स से जब उन दोनों के मास को मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जितना ज़्यादा कोई दो ऑब्जेक्ट का मास होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब हमें बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बोले मतलब कि अगर ये इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले मतलब अगर डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा एंड दिस इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर मासेस, जब हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ में आ गया, लेकिन अब हमें देखना है उनके बीच में हमें रिलेशन बनाना है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हम रिलेशन अब फाइंड आउट कर रहे हैं। सो रिलेशन ये बताया गया बाय द न्यूटन कि जितना उनका मास रहेगा, दो ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए फर्स्ट रिलेशन आया ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे दोनों m को अलग लिया है क्योंकि एक मास अलग होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अलग होगा, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस एक ही लिया है क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट है। जिस डिस्टेंस पे a b से होगा उसी डिस्टेंस पे b a से होगा, राइट? तो इसीलिए डिस्टेंस को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनेट साइन को हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट साइन को हटाया गया है g से, दैट इज ग्रेविटेशन। g is the universal constant because its value does not depend upon the nature of the medium or temperature of any other physical variable। यानी कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आया F इज इक्वल्स टू G M, F इज इक्वल्स टू G M M अपॉन D स्क्वायर, राइट? ये हमारा आया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। G की वैल्यू को यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया है कि भाई ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। G की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, भले वो टेम्परेचर से बोलो या फिर कोई दूसरे वेरिएबल से बोलो, G हमेशा कांस्टेंट रहेगा। G इज़ द ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला आया G इज इक्वल्स टू, हमने G को यहाँ पे लिया, F को हम यहाँ पर लेकर गए, सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, F यहाँ पे नीचे जाएगा, सो G इक्वल्स टू F D स्क्वायर अपॉन M M। ये हमारा आ गया G। अगर हम G का SI यूनिट की बात करें, सो SI यूनिट हमें देखना पड़ेगा, F मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? मास से, अपॉन D स्क्वायर। तो F का हमारे
एफ का हमें पता है, एफ का एसआई यूनिट, फोर्स की एसआई यूनिट इज न्यूटन। मास स्क्वायर हो रहा है इसीलिए एम स्क्वायर, ये भी मास है, ये भी मास है, इसलिए न्यूटन एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस के लिए हमने लिया है केजी, सो यहाँ पर आ गया केजी स्क्वायर। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन की एसआई यूनिट। अब जैसा कि हमने बोला है कि हमारी जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सो जी की वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। Importance of universal law of gravitation. Universal law of gravitation successfully explains several phenomena like, हमें law of gravitation क्या क्या चीज़ें बताता है? The force that bind us to the earth. ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही आज हम अर्थ से कनेक्टेड हैं। हम अर्थ पे क्यों लैंड कर पाते हैं और हम एयर में क्यों नहीं उड़ रहे? क्योंकि अर्थ और ह्यूमन बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। हम भी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि अर्थ और ह्यूमन बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। हम क्यों अर्थ पे जाके लैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मास कम है अर्थ के मास से, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमें अर्थ को और हमें बाइंड करके रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के आजू बाजू मूव करता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सारे प्लैनेट्स अर्थ सन के आजू बाजू मूव करते हैं। एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, और जो अर्थ पे टाइड्स आती है, हाई टाइड्स लो टाइड्स, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही होता है। सो यहाँ तक अगर देखा जाए तो अभी तक हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फोर्स जो फोर्स attraction between the two bodies. Gravitational force is directly proportional to the mass and inversely proportional to the distance. Proportionate sign को हमने universal gravitation constant से remove किया और finally हमारे पास formula आया G, कैपिटल G। ध्यान रखना है ये हमेशा हमारा कैपिटल G होगा, constant G is a कैपिटल G। कैपिटल G is equals to F D square upon M, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कि अगर हम एक हाइट पे हैं और हमने यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से गिराया, सो यहाँ पर अब क्या होगा? फ्री फॉल। हमें पता है फ्री फॉल भी किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ, से फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल, अर्थ इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल में ग्रेविटेशन किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। When an object fall down towards the earth under the gravitational force alone, we said that object is a free fall. मतलब हमने कोई भी दूसरा उस पर प्रेशर या फोर्स नहीं लगाया, अलोन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है उसे बोला जाता है फ्री फॉल। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब एक हाइट से, पहले हम एप्पल की बात नहीं करते, अगर हम लैंड पर है, अगर हमें गाड़ी, हम बाइक व्हीकल अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो हमें एक्सेलरेशन देना पड़ता है, राइट? तभी हम आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जब फ्री फॉल हुआ, क्या इस एप्पल को किसी ने एक्सेलरेशन दिया? नहीं, ये फ्री फॉल फिर भी हो रहा है। इस एप्पल में एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है? एक्सेलरेशन मतलब स्पीड। सो यहाँ पर इस एप्पल में एक्सेलरेशन क्यों? एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? सो यहाँ पर अब हमें समझने की ज़रूरत है कि कैपिटल G और स्मॉल g में क्या डिफरेंस है। कैपिटल G इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड ग्रेविटी इज़ अप्लाइड व्हेन देयर इज़ अ फ्री फॉल। ग्रेविटी को हम एक तरीके से एक्सेलरेशन बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल। इन शॉर्ट, ग्रेविटी कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा और ग्रेविटेशन फोर्स एट प्रेजेंट, अगर आप बैठे हो दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अगर सारी चीज़ें अपनी जगह स्टिल है, अगर आप वॉक कर पा रहे हो दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ऑल द टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स आपको बाइंड कर रहा है अर्थ से, एंड दैट फोर्स विच इज़ बाइंडिंग टू ऑब्जेक्ट, दैट
force which is binding everyone to the earth is the gravitational force, right? लेकिन gravity क्या है? Gravity is the acceleration at the time of free fall, right? So यहाँ पर हम acceleration को एक तरीके से बोल सकते हैं gravity, right? जो अभी हमने देखा कि अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम कोई व्हीकल अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमने जो स्पीड दी वो हो गया हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन क्या इस एप्पल को कोई स्पीड दे रहा है? क्या इस एप्पल को हमने स्पीड दी? नहीं। इस एप्पल को कौन स्पीड दे रहा है? दिस अर्थ, राइट? और जो ये स्पीड एक्सेलरेशन जो मिल रहा है इस एप्पल को, उस एप्पल को बोला जाता है ग्रेविटी, राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट एट ऑल द टाइम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कांस्टेंट, लेकिन ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्री फॉल। सो अब जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल्स टू ma, वहाँ पर हम a को रिप्लेस कर सकते हैं g से। अगर कोई भी चीज़ लैंड पर है तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू ma। वहीं पर अगर कोई भी चीज़ फ्री फॉल हो रही है तो वहाँ पर हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं F इक्वल्स टू mg। फ्री फॉल है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू mg। वहीं पर अगर कोई लैंड पर फोर्स लगाया जा रहा है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू ma। यानी फ्री फॉल में हम डायरेक्टली a को रिप्लेस कर सकते हैं बाय g, राइट? अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव किया था पहले, फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन m अपॉन d स्क्वायर, राइट? ये हमने फॉर्मूला देखा था। फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन, दिस इज ग्रेविटेशन एंड स्मॉल g इज ग्रेविटी। सो हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू g mm अपॉन d स्क्वायर। लेकिन अभी हमारे पास F की एक और वैल्यू है, F इज इक्वल्स टू mg। हमारे पास वैल्यू है F इक्वल्स टू mg जो कि अभी हमने देखा, और हमने पहले डिराइव किया था F इज इक्वल्स टू, वापस देखते हैं, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पर ये जो कैपिटल G है दैट इज ग्रेविटेशन। एक और हमने यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया F इज इक्वल्स टू ma इन केस ऑफ फ्री फॉल, F इक्वल्स टू mg इन केस ऑफ फ्री फॉल। सो यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। सो सिंपली हम F की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे mg से, मतलब इस F की जगह पे हम पुट करेंगे mg। सो हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ पर mg, हमने F को रिप्लेस किया mg से, mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G mm अपॉन d स्क्वायर। चलो यहाँ तक अभी हमें पता चल गया, आगे हमें नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने F की जगह पे mg पुट किया है, हमने यहाँ पर स्मॉल m यूज़ किया है। वापस देखते हैं, एक हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है, एक हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है। सो हमेशा छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया छोटे ऑब्जेक्ट पे, राइट? हमने फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन में देखा है कि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है वो कैसे आएगा? mg से। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, राइट? सो यहाँ पर हम फोर्स जब हमने फाइंड आउट किया तो यहाँ पर हमने स्मॉल m क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है और बड़ा वाला मास छोटे वाले मास पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मास किसका आएगा? छोटे वाले ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर हमने F को mg से रिप्लेस किया जहाँ पे m इज़ स्मॉल, सो यहाँ पर स्मॉल m है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये पर्सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो मास है, ये जो स्मॉल m है वो किसका है? पर्सन का। अगेन ये जो स्मॉल m है वो पर्सन का है और कैपिटल M अर्थ का है, मास ऑफ अर्थ। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उनका स्क्वायर किया गया।
इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास आएगा g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्यों लिया गया? पहले था डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस को रेडियस से रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ से लेके इतना जो डिस्टेंस है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस को रेडियस से रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर आ गया रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसका लिया? डेफिनेटली कैपिटल आर है तो हमने अर्थ का रेडियस लिया। रेडियस का स्क्वायर मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशन, यहाँ पर ग्रेविटेशन इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ का रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g, राइट। वापस हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था दोनों के बीच का रिलेशन निकाला हमने, दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन निकाला कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन छोटा वाला ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने निकाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फिर हमने निकाला फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन, वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू mg। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आया था F इक्वल्स टू g mm अपॉन d स्क्वायर। F इक्वल्स टू mg को हमने फर्स्ट फॉर्मूला में पुट किया, सो फाइनली हमारा फॉर्मूला आया g दैट इज ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशन मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, distance between the object, gravitation constant gravitation, and radius of the earth, capital R is the radius of the earth, so therefore G is equals to gm upon r square, right। यहाँ तक हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल पूरे इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो समझने के लिए आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, साथ में इस चैप्टर की रीडिंग को गो थ्रू करें यहाँ तक, इस पार्ट तक, ताकि जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, वो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। क्यों हमने रेडियस को रिप्लेस किया डिस्टेंस से, और ग्रेविटेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ग्रेविटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।